पॉडकास्ट इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो पॉडकास्ट है जहां पर हम मंथली सेल्स डिस्कस करते हैं और हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट अरुण मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे इस जुलाई 2026 के आंकड़ों के। बहुत ही अच्छे आंकड़े निकल कर आए हैं। आप जो भी सेगमेंट उठाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया नंबर्स निकल कर आए हैं। होल सेल्स फिगर्स अच्छी हैं और अब इनसे क्या मतलब निकलता है, आगे क्या क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम अरुण जी से। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे नंबर्स, चाहे आप कोई भी सेगमेंट उठाकर देखिए या फिर कोई भी कंपनी का नंबर्स उठाकर देखिए, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले तो ये समझना चाहेंगे कि रीजंस क्या हैं। वो जो मोमेंटम एक डिमांड का बना हुआ है वही लगातार जारी रह रहा है। और दूसरी बात ये भी कि अगर हम पिछले साल के से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर तो अच्छा नंबर आ रहा है। और उसका एक रीज़न ये बोला जाता है कि भाई बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही थी। लेकिन इस साल अगर आप खुद में भी नंबर्स देखें तो वो भी बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर क्षेत्र में देखे। और अगर बेस का आंकड़ा भी लूँ मैं, जो पैसेंजर व्हीकल 32% की ग्रोथ है। बेस इम्पैक्ट से 10-15% आप मान सकते हैं, पर 32% बेस इम्पैक्ट से नहीं मान सकते। टू व्हीलर्स में भी 25% की ग्रोथ है, कमर्शियल व्हीकल में 20% की ग्रोथ है, ट्रैक्टर जो 1 साल रिकॉर्ड था उसमें 20% ग्रोथ है। तो सिर्फ बेस को हम इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है या इंडस्ट्री का जो जो लाजवाब परफॉर्मेंस है उसको सिर्फ बेस पे नाम उनको सीमित करें, बेस से कहीं अधिक है। तो ये सही बात है। और कस्टमर्स की डिमांड है कि लोग सोचते हैं जीएसटी का हुआ या जीएसटी की जादू 4-5 महीने चलेगा, पर सितंबर से अब हम 10 महीने तो हो गए हैं, जीएसटी का जादू चल रहा है, तो डिमांड तो है। तो जीएसटी ने जो चाबी घुमाई है ये उसका एक ऐसे से चलते ही जा रहे हैं। कैटलिस्ट कहते थे केमिस्ट्री में, जिससे कि बस एक रिएक्शन बन जाता है, जिससे एक पॉजिटिव मूवमेंट है वो चल रहा है। अब अगर सेगमेंट्स की बात करें, पावर ट्रेन्स की बात करें, तो हमने देखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगातार मोमेंटम बना हुआ है। चाहे आप कोई भी सेगमेंट देखें, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ग्रोथ जो देखिए आप आंकड़े, अब टू व्हीलर में पहली बार 2 लाख गाड़ियाँ हुई है इस महीने वाहन में, और लोग कहते हैं अभी भी शॉर्टेज है, और पिछले साल से 95% ग्रोथ है। सरप्राइजिंगली पैसेंजर व्हीकल भी 30,000 हुई है, लास्ट ईयर 15,500 थी, तो उसमें भी 95% ग्रोथ है, नियरली 100% ग्रोथ है। और इवन मैं जो सुन रहा हूँ, जो बसेस में था, जो कि मोमेंटम कम था, बेस अभी कम होगा, पर वहाँ भी ग्रोथ सब्सटेंशियल है। तो ईवी का मोमेंटम कहीं ना कहीं आ गया है चारों ओर, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है कि बोले पैसेंजर व्हीकल में या टू व्हीलर में है। तो आपको लगता है इस साल कुछ बड़े आंकड़े हम पोस्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफ ईवीज? सी ईवी जो लास्ट ईयर पैसेंजर व्हीकल में 3-3.5-4% था, अगर पिछले 2 महीने का देखूं मैं, जून और जुलाई का, तो पैसेंजर व्हीकल में 7.5-8% आ गया है। और टू व्हीलर्स में जो 6.5-7 चलता था वो 11-12 पर पहुंच गया है। तो मेरा मानना है कि अगर अगले अगले 4-5 महीने में टू व्हीलर्स में 15% और पैसेंजर व्हीकल्स 9-10% तक आ सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय बहुत सारी कंपनियां, सब कंपनियों ने अपनी पूरी एनर्जी ताकत झोंक दी है इसमें, और मॉडल्स भी बहुत सारे मॉडल्स आ हैं। गए, हाँ। तो इस लिहाज से वो बेनिफिट वो है। और कई कंपनियों में रोड टैक्स भी माफ हो रहा है। हरियाणा में कभी रोड टैक्स माफ नहीं हुआ, जहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब हरियाणा में भी 100% रोड टैक्स माफ हो गया हाँ, इस साल से हो गया। तो हो गया। तो इस लिहाज से चीजें मोमेंटम, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कंपनियों को बोलो, इंडिपेंडेंट, जितने ज्यादा प्लेयर, जितने ज्यादा मॉडल्स होते हैं, उतना ज्यादा इकोसिस्टम भी बढ़ता है, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो गया है। इकोसिस्टम का एक फायदा जो और एक और पावर ट्रेन को मिल रहा है वो सीएनजी वाले को, सीएनजी का मोमेंटम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर भी हमने देखा बहुत अच्छे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। तो सीएनजी की क्या बात है कि जो सीएनजी की अगर प्राइस हाइक देखें, कोई खास नहीं हुआ है, लोगों का इतना नहीं ध्यान गया है। और जो पेट्रोल का प्राइस हाइक जो था, चाहे 102 रुपये हो गया, 7 रुपये बढ़ा है, उम्मीद थी कि 110 भी हो सकता है। तो सीएनजी को कहीं ना कहीं जो पेट्रोल प्राइस का हाइक का फायदा हुआ है। और वहाँ भी चार्जिंग स्टेशन, जो चार्जिंग स्टेशन बोलेंगे या उनको सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन बोलेंगे, बढ़ोतरी दिन पर दिन हो रही है। तो अगर आप देखेंगे इस साल ईवी और सीएनजी दोनों ग्रो कर रहे हैं। जो लूज आउट कर रहा है वो पेट्रोल बार खा रहा है। और पेट्रोल में पहला जो एक आंकड़ा जो बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है, शायद पहली बार होगा इंडस्ट्री में, और अभी पूरी आंकड़े आए नहीं है, पर मेरा ख्याल यही होगा कि पेट्रोल का शेयर पैसेंजर व्हीकल में 50% से नीचे चला जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। अगर ये 60% होता था, और देखो ईवी बढ़ा है, सीएनजी बढ़ा है, हाइब्रिड नहीं बढ़ा है। डीजल, लोगों को उम्मीद थी कि डीजल बहुत बुरी तरह गिरेगा, डीजल थोड़ा बहुत गिरा है, पर डीजल अपना पोजीशन बरकरार है। तो पेट्रोल लूजर है, आउट है।
हाइब्रिड के साथ वही प्रॉब्लम है, अभी हाइब्रिड इतने प्रोडक्ट्स भी नहीं है, एक तो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो दो ही कंपनी हाइब्रिड दूसरी में है, महंगे भी होते हैं। महंगे होते हैं। दूसरा क्या है, जिस रेंज में हाइब्रिड अवेलेबल है वो 40% सेम जीएसटी लग रही है, डीजल को, पेट्रोल को, हाइब्रिड को। और उसी प्राइस पॉइंट पे, उसी रेंज पे, सेम साइज ऑफ इंजन पे EV में 5% ही है। तो 35% जीएसटी का फर्क की भरपाई कौन कर पाएगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। बिल्कुल। तो और ऊपर से जो हुआ है, और रोड टैक्स भी माफ नहीं हो रहा है जी, तो इफेक्टिवली जीए जो हाइब्रिड है और ईवी की जो डिबेट चलती थी कौन जीतेगा, इस समय हाइब्रिड को एक अलग, मतलब सब कुछ पर उसको फैक्टर मार अगेंस्ट। मतलब ऑन इट्स ओन तो नहीं बोला जाए, उसको मार तो टैक्सेशन की पड़ रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कैफे की वजह से बहुत चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि फिर सबको हाइब्रिड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, पर हाई कैफे में जो वेटेज था पहले, जो हाइब्रिड का वेटेज था, जो अब लास्ट जो सर्कुलर आया है, अब पता नहीं फिर से एक और सर्कुलर आ जाए, मुझे नहीं पता, पर उसमें जो वेटेज था कैफे को, जो सुपर बोनस पॉइंट्स थे, वो थोड़े से हाइब्रिड को कम किए हैं। पर ये आप बिल्कुल आपकी सही है कि वो डीजल और पेट्रोल के अगेंस्ट जाएगा, तो फायदा कहीं हाइब्रिड को होना चाहिए। अब सरकार पे प्रेशर डालेगा कि हाइब्रिड को कोई बेनिफिट दे। इस समय हाइब्रिड को आज की तारीख में बहुत कम स्टेट्स में थोड़ा सा बेनिफिट है। कुछ भी ना होने के बराबर है, बल्कि ज्यादा है जो है। मतलब आप लग्जरी कार 1 करोड़ की खरीदेगी, 5% जीएसटी, वहाँ 50% है, मतलब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये एक मेरा मानना है। और कंपनियां भी दो ही हैं बेसिकली, टोयोटा और मारुति। हाँ, बट वो तो बढ़ने वाली है, सब लगभग सभी काम कर पर रहे वो सब हैं। वेट करते हैं। सी, जब पॉलिसी फेवरेबल होती है, डिमांड दिखती है, जैसे ईवी में हुआ है, सब कंपनियां कूद गई है। अभी तक उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 6 महीने में उसका बाजार ढीला पड़ा है। हाइब्रिड गिरा है 3% से, एक टाइम था वो 4 था, ये 3.25 था, आज वो 7.5 हो गया, वो 3 का तो 2.8 अब तो है। डिफरेंस ही इतना बढ़ गया। आप जो उसी बैंड में अगर आप देखें तो आप हाइब्रिड पे इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हो, और उसी बैंड में आप या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप ईवी पर 5% दे रहे हो या फिर और हाइब्रिड वालों 18%। का कहना ये होगा कि बहुत बेइंसाफी है। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर थोड़े कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कीमतें आगे बढ़ेंगी, और कीमतें अगर बढ़ती हैं तो कितनी बढ़ने की आपको लगता है कि संभावना दिख रही है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा डिमांड पर? अगर आप 3-4 कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, इसमें मारुति के भी आया है, हुंडई का भी आया है, टीवीएस का भी आया है, बजाज का भी आया है, हीरो का भी आया है, और मारुति का भी आया है जो आया है, उनमें एक है कि वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी सब्सटेंशियल थी। जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ थी, उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है, बल्कि कई कंपनियों में तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। मारुति इज ए क्लियर केस, वॉल्यूम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, पर प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। तो कहीं ना कहीं अभी तक वो छुप रहा है, बिकॉज हायर ग्रोथ परसेंट के कारण, पर प्रेशर तो पॉइंट है। और ये मानना था कि ईरान वॉर खत्म हो गई, सब ठीक हो गया, हरे भरे दिन फिर से आ गए, वो तो हरियाली हुआ आ नहीं। गई, वो हुआ नहीं है। और स्थिति कभी भी और बिगड़ सकती है। बिल्कुल। तो ये रोका हुआ था, कंपनियों ने वेंडर्स को नहीं दिया था, वेंडर ने जो कंपनी को दिया, कंपनी ने कस्टमर को पूरा पास नहीं किया था। कुछ ना कुछ तो आएगा। पर उसका इम्पैक्ट आप डिमांड पर देख रहे हैं, लगता है कि डिमांड बढ़ी रहेगी? टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, तो इतना नहीं होगा, बढ़ाते हैं, क्योंकि कंपनीज भी अपना फोकस करती हैं। मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट इस समय 77% हो गई है। कंपनीज बता रही जो 70% होती थी, तो वो तो प्रेशर तो पास होना ही है, अभी तक है। अब जो पिछले महीना अगर मैं देखूँ, उसमें अगर एक ट्रेंड निकल कर आता है, तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा है वो है E20। तो आपको क्या लगता है, अभी E20 में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए इस वक्त? E20 तो एक वो, मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आता है देवानंद की, कि एक पहेली है तू नाग नवेली है, जितना सुलझाओ उतनी उलझती जाए, ये उलझती जा रही है। तो E20 में रोज कोई नया चीज उभर के आ जाती है, कभी कस्टमर्स, कभी सोशल मीडिया, कभी पॉलिटिकल पार्टी, कभी कुछ। तो कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि कई बेनिफिट्स हैं, इस समय जो छोटे बहुत गैप्स हैं वो इतने मैग्नीफाई हो रहे हैं और इतना हो रहा है, तो वेव नेगेटिव है मोर देन पॉजिटिव। ऑल्दो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। मेरा तो मानना यही है कि भाई हमें पूरी सारे सवाल, सारे इश्यूज एक साथ बात करके, और कुछ कमियां हैं वो पहले ही मान लो कि भैया इसमें ये होता है, पर इसके बेनिफिट ये हैं। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, उन्होंने माना तो कि थोड़ा माइलेज गिरता है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भाई जो लोगों की कंप्लेन है वो ये कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, या फिर माइलेज 4 से 6% से कहीं ज़्यादा गिर रहा है। तो
अब इसका तो ये नहीं भाई, आप अगर डेटा से आप डालोगे, और अभी तीसरी कंप्लेन ये आने लग गई है कि जो कि पेट्रोल पंप वाले भी कह रहे हैं और कंपनीज भी कह रही हैं कि भाई अडल्टरेटेड पेट्रोल है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पूरी वैल्यू चेन जो है, एक तो आपने E0 से E20 फ्यूल कब इंट्रोड्यूस किया, फिर BS से BS6 कब किया। अब एक आंसर मैं किसी को दे दूं तो सब गाड़ियों के लिए वैलिड नहीं है ना, कि ओल्डर व्हीकल्स, कौन सी ओल्डर व्हीकल, कब व्हीकल। तो इसमें एक कहते हैं ब्लूप्रिंट बोलो या एक पूरा सा वाइट पेपर, पूरा क्लियर एंड टू एंड होना चाहिए। और जितने टफ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चंस यूजलेस हों, इन्फ्लेटेड हों, हर क्वेश्चन को अग्रेसिवली जवाब और क्लियरली जवाब देना जरूरी है। उसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। दिया तो उन्होंने जवाब, एक प्रेस रिलीज जारी की थी उन्होंने, FAQs भेजे थे इसके बारे में सारे। FAQs थे, पर इतने शार्प और क्लियर अगर होते, अब क्यों आती इतनी बातें, मतलब मैं नहीं कह रहा दिए थे, उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है लोग इसलिए। तो जवाब और ज्यादा, आप जानते हैं, जवाब और भी स्ट्रांग और क्लियर होने चाहिए थे। मैं कहता हूँ कठिन से कठिन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उसको डेटा बेस्ड पे जवाब देने जरूरी है। हाँ, आई थिंक और डेटा काफी बेस्ड लोग इन्फ्लेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, ऐसी इतनी है नहीं जो इतना बोलते हैं डैमेजेस है, ये है, वो है, होंगी कुछ, बट अभी जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द रियलिटी। आई थिंक दैट इज द चैलेंज। ओके। अब इसके अलावा ये भी बात कर लेते हैं कि अब यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्टेशन आपकी चल रही है। देखिए अभी सितंबर तक तो जो अगर हम साल भर के नंबर देखेंगे तो वो अच्छे ही निकल कर आएंगे, तो पूरे साल के लिए आपकी क्या उम्मीदें सो ऐसा हुआ है कि पहली बार हुआ है कि जुलाई के एंड में भी। और हाँ, दूसरा सवाल ये भी है कि हमने डिस्पैचेस की तो बात कर ली, हमने रिटेल की बात अभी नहीं की है। वाहन का जो डेटा आता है जो आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, वहाँ पे क्या पता चल रहा है अभी? अप्रैल टू जून में डिस्पैच और रिटेल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। जुलाई में फर्क हुआ है बिकॉज कंपनीज की प्रोडक्शन और डिस्पैच बढ़ी है, तो गैप जैसे कि आप पैसेंजर व्हीकल्स में 65,000 तक होगा, टू व्हीलर्स में भी 1.5 लाख तक होगा। पर अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि लास्ट जुलाई में क्या स्टॉक्स थे, तो उस समय स्टॉक्स 6-7 हफ्ते के होते थे, स्टॉक्स इसमें 8-8 हफ्ते के होते थे, यहाँ बिलो 4 वीक्स है। और दूसरा फेस्टिवल सीजन अब राउंड द कॉर्नर है। आप देखिए ओनम 24 अगस्त को है, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी को 20 सितंबर में आ जाएगी, और दूसरा फेस्टिवल डिलेड है। तो इफेक्टिवली इतना स्टॉक बिल्डअप नहीं हुआ है, बल्कि ये स्टॉक अगर बिल्डअप हुआ भी है तो वो रिक्वायर्ड भी है फेस्टिवल सीजन के एकदम बूम का। तो उस लिहाज से जो नेटवर्क स्टॉक है, नहीं तो पहले इस समय यही चहल पहल होती रहती थी कि स्टॉक्स कितना है, हम कहते हैं स्टॉक्स लापता, कंपनियां कहती थी ये स्टॉक है। आज इस पे बहस नहीं हो रही है, इसका सबका मानना है कि स्टॉक कंट्रोल में है। हाँ। पिछली बार ये होता था। तो उस लिहाज से पॉजिटिव है, और प्रोडक्शन कंपनीज ने गियर अप कर रही हैं। इस देखिए जुलाई महीने में कारण ये भी है बड़े फिगर्स का, और ये फिगर्स कई कंपनी कह रही है सितंबर में और गियर अप करेंगी। हाँ। तो उस लिहाज से अगर बेटर अवेलेबिलिटी होगी फेस्टिवल सीजन में, कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइस होगी, बेटर ऑफर्स होगी, तो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। एंड डिस्काउंटिंग पर क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अभी जुलाई में जून के कंपैरिजन में डिस्काउंट्स थोड़े से कम हुए थे। अब आगे क्या लगता है? तो डिस्काउंट्स में तो प्रेशर था ही नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट्स नहीं हुए थे, जो आपने सही कहा बिल्कुल। अगस्त के महीने में थोड़ा स्टॉक बढ़ा है। अब देखना पड़ेगा कि डीलरशिप्स और कंपनी कितनी उनकी स्टेइंग पावर है कि स्टॉक्स बिल्डअप। कई बार क्या होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है कि आप बोलते हैं यार निकालो स्टॉक्स निकालो, अभी उस पे है। पर अगस्त का थोड़ा डिस्काउंट जुलाई से तो बेटर होगा ही। ऑलराइट अरुण सर, तो ये थी हमारी जुलाई 2026 की एनालिसिस। किस तरह के ट्रेंड्स निकल कर आए, आगे से क्या उम्मीदें हैं। ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस हम व्हाटकार इंडिया पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और व्हाटकार इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।